अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। मैं आपके साथ मोहम्मद असाद। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की जो पिछले 3-4 महीनों से सुर्खियों में, जिसको लेकर सियासी पार्टियां भी मैदान सियासत में अपना अपना नाम दर्ज कराना ज़रूरी समझ रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मज़हब इस्लाम से जुड़ी एक ऐसी संस्था की जो लाखों एकड़ ज़मीन के मालिक वक्फ बोर्ड की है। आखिर क्या है वक्फ बोर्ड? क्या वक्फ एक 1995 और 2013 में अमेंडमेंट की ज़रूरत है? क्या मौजूदा गवर्नमेंट वक्फ एक्ट लाकर इसमें सुधार करना चाहती है, या इसके पसे पर्दा कोई और सोच काम कर रही है? क्या है हुकूमत का एजेंडा? क्या वाकई रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज का मालिक? आखिर क्या है सच्चाई? आखिर क्यों मुस्लिम कायदीन और तंजीमों को वक्फ एक्ट में तरमीमात मंजूर नहीं? आइए इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम इन शॉर्ट यानी खुलासतन समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले जानते हैं कि वक्फ है क्या। वक्फ इस्लामिक लॉ का एक हिस्सा और मुसलमानों की मजहबी इबादत का नाम, और इस्लामिक हिस्ट्री के मुताबिक 632 ईस्वी में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद यानी मस्जिद क़ुबा के लिए ज़मीन खरीद कर वक्फ की। इसके बाद आपके सहाबा यानी फॉलोअर्स कई एक ज़मीनें, बागात, कुएं पब्लिक के लिए वक्फ किए, डोनेट। फिर 7वीं सदी ईस्वी के अंदर जब अरब सिंध के रास्ते से मिलकर भारत पहुँचे तो और यहाँ पर 1000 साल उन्होंने हुकूमत की। इसी दौरान मुस्लिम बादशाहों ने मस्जिद बनवाए, मदरसे बनवाए। कहा जाता है कि हिंदुस्तान में सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक के दौरे हुकूमत में वक्फ का निज़ाम मुनज़्ज़म यानी ऑर्गेनाइज्ड हुआ। इसके बाद शेर शाह सूरी और आलमगीर के दौरे हुकूमत में चैरिटी वर्क यानी रफ़ाई कामों के लिए ज़मीनें वक्फ की जाती रही। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरे हुकूमत में वक्फ का निज़ाम इन्होंने मदारिस को बंद कर दिया, तो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का मिसयूज यानी बेदरेग इस्तेमाल होने लगा। तो मुसलमानों के प्रोटेस्ट करने की वजह से अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत ही में वक्फ एक्ट 1923 लाया गया। फिर नेहरू सरकार के समय वक्फ 1954 पारित किया गया, जिसके बाद वक्फ का निज़ाम सेंट्रलाइजेशन हुआ। फिर वक्फ में बड़ा बदलाव 2013 में हुआ। देश भर में पहली संपत्तियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जोग्राफियाई इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS मैपिंग की व्यवस्था की, ताकि सारी संपत्तियों का सटीक रिकॉर्ड पेश किया जा सके। आइए बात कर लेते हैं उस बिल की जो मौजूदा सरकार लेकर आई है। ऑडियंस 8 अगस्त 2024 को मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स वज़ीर बराए अक़लियती पार्लिमानी उमूर केरेन एजोजी ने ऐवान ज़ेरी यानी लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट 2024 को पेश किया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया गया उम्मीद यानी यूनाइटेड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी इन डेवलपमेंट एक्ट, जिसको अपोजिशन पार्टी की तरफ से शदीद मुखालफत की वजह से JPC यानी जॉइंट पार्लियामानी कमेटी को भेज दिया गया। इन्हीं तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए और इन्हीं कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमने खास मेहमानों का पैनल बनाया है, जिसमें जुड़ रहे हैं हमारे साथ मुल्क के मारूफ स्कॉलर जनाब अहमद ज़फ़र साहब और हुकूमती पक्ष रखने के लिए जनाब तलहा साहब और सदर हिमायतुल मुस्लिमीन जनाब उबैदुर्रहमान साहब। सर अहमद ज़फ़र साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, चूँकि आप मौजूदा
सेंट्रल काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। इसलिए सर आप हमारे दर्शकों को बताइए इस वक्त देश भर में कितनी वक्फ बोर्ड है और किस तरह काम कर रहे हैं। सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके दर्शकों का कि आपने मुझे इस डिबेट में इनवाइट किया और अपनी बात रखने का मौका दिया। जैसा कि आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि इस वक्त देश भर में कितने वक्फ बोर्ड काम कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त देश भर में 36 रियासतें हैं और तकरीबन 30 रियासतों में वक्फ बोर्ड मौजूद है और उनके अलावा गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, देव और दमन में कोई वक्फ बोर्ड मौजूद नहीं है। और इन तमाम की निगरानी के लिए एक मरकजी सेंटर वक्फ काउंसिल बोर्ड भी है जो इन तमाम का डाटा रखता है। और देश भर में मौजूद वक्फ बोर्ड और उनके तहत काम करने वाले मुस्लिम MP, मुस्लिम MLA, मुस्लिम एडवोकेट, ऑफिसर, स्कॉलर, ये तमाम के तमाम वक्फ की अमला का तहफ़्फ़ुज़ और नाजायज़ कब्ज़ों को हटाने और उसके मामलात को मरकज़ी व रियासती हुकूमत तक पहुँचाने जैसे SA, SI को भेजने का काम अंजाम देते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि वक्फ बोर्ड किस तरह काम कर रहे हैं, तो मैं इसकी भी वजाहत करता चलूँ कि वक्फ बोर्ड जहाँ कहीं भी मदरसों की, मस्जिदों की, मकतबों की ज़रूरत होती है तो वक्फ बोर्ड हद्दुल इम्कान ये कोशिश करती है कि उसकी ज़रूरत को पूरा कर सके। जैसा कि नाज़रीन आपने जाना कि इस वक्त देश भर में 30 वक्फ बोर्ड हैं जिनकी निगरानी के लिए एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी बनाया गया है। अब काम कितना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इस ताल्लुक से चेयरमैन साहब की तरफ दोबारा आएंगे। इससे पहले हुकूमती नुमाइंदे जनाब तलहा साहब की तरफ आना चाहूँगा। सर सवाल आपसे ये है कि जब भी हुकूमत कोई बिल लाती है तो इसका विरोध होता है, ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से तो होता ही है। सर हम 2014 से देख रहे हैं, आज 25 आ गया, मुसलसल अक़लियतों के खिलाफ बिल्स लाई जा रही है। तो सर आपकी हुकूमत करना क्या चाहती है, मंशा क्या है वक्फ अमेंडमेंट लाने का, तफसील से बताइए सर। सबसे पहले हम आपका और आपके दर्शक का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सर आपका ये कहना है कि जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है मुसलसल अक़लियतों के खिलाफ बिल पास कर रही है। सर आपका ये कहना दरअसल हमारी पार्टी से तासुब के बिना पर है। सर ये अभी का तासुब हो सकता है लोगों के खिलाफ। सर आपको वो चीज़ें नज़र आ रही है जो हमारी सरकार सुधार के लिए कर रही है, और वो कमी चाहे अक़लियतों में हो या अक्सरियतों में, हमारी सरकार हर मुमकिन यही कोशिश कर रही है वो तमाम गैर कानूनी काम जो साबिक़ हुकूमतों में फ़रोग़ पा रहे थे उसको ख़त्म किया जाए। सर आपको ऐसा क्यों लगता है, हालांकि हमारी सरकार ऐसी ऐसी स्कीमें ला रही है जिसके बारे में इससे पहले की हुकूमत सोच भी नहीं सकती थी सर, और उन्हीं में से एक स्कीम वक्फ अमेंडमेंट बिल भी है। और ये सारा प्लान वक्फ की खराबियाँ दूर करने के लिए और एक बहुत बड़ा तबका जो वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर चुका है, इस बिल के जरिए उनकी सुधार हो सके और ये सारा इस बिल के जरिए उनकी सुधार हो सके, वक्फ की संपत्तियों का सही इस्तेमाल किया जाए। सर हमारी सरकार का यही मकसद है। हमारी सरकार ना तो मुसलमानों की दुश्मन है और ना इनकी प्रॉपर्टियों की भूखी है। सर जनाब अहमद ज़फ़र साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, चूँकि सर वक्फ 1995 आया, आपने कोई मुज़ाहमत नहीं की, वक्फ 2013 आया, इसमें भी आपकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, लेकिन सर क्या वजह है, और इल्ज़ाम आप पर ये भी लगाए जाते हैं कि पिछले दिनों जो तरमीमात हुई और कांग्रेस के दौरे हुकूमत में, इसलिए सर आपकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। अब जब मौजूदा गवर्नमेंट उसी बिल में दोबारा तरमीम करना चाहती है तो आपको बर्दाश्त नहीं, आप रैलियाँ निकाल रहे हैं, हज़ारों की तादाद में ईमेल भेज कर अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। सर सवाल आपसे ये है कि दिक्कत आपको इस सरकार से है या इस बिल से? सर सबसे पहले तो मैं आपसे बता दूं कि हम किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम सिर्फ इस बिल के मुखालिफ हैं जो मौजूदा हुकूमत लेकर आई है। चूँकि ये बिल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, मुल्क की फ्रेटर्निटी के ख़िलाफ़ है, सबसे बड़ी बात कि हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ है।
और रहा मसला, लेकिन सर- एक मिनट सर, रहा मसला पिछले दिनों जो बिल्स आई आपने उसकी मुखालफत क्यों नहीं की? तो सर वो बिल वाक़ईतन सुधार और इस्लाह के लिए थी, और जो ये बिल है ये एक रची रचाई साजिश है। खैर सर, आपकी कम्युनिटी में एक बड़ा तबका है जो इस बिल की मुवाफ़क़त में खड़ा है। सर पता नहीं क्यों आपको ये शरीयत के आगे दिखता है, उनको तो दिखता नहीं। खैर छोड़िए सर, मैं सदर हिमायत मुस्लिम जनाब उबैदुर्रहमान साहब की तरफ आऊँगा। सर सवाल आपसे ये है कि जब एक बड़ा तबका इस बिल के मुखालिफ है तो आप एक सदर होने की हैसियत से इस बिल के मुवाफ़क़त में कैसे खड़े? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे भी कुछ कहने का मौका दिया। सर मैं बता दूं कि वक्फ बोर्ड को तरक्की देने के लिए वक्तन फ़वक्तन इसमें तरमीम होती रही है और तमाम लोगों ने इन तरमीमात को बखुशी कबूल भी किया। सन 1995 से लेकर 2013 तक जितनी भी तरमीमात हुई सबको कबूल किया गया। इसी तरह वक्फ बोर्ड के इस्तेहकाम के लिए तकरीबन 44 तरमीमात पर मुश्तमिल हुकूमत हिंद एक बिल लेकर आई जो हुकूमत की बहुत अहम पेशरफ्त है। इसी वजह से मैं इस बिल की मुआफ़क़त करता हूँ, बल्कि मैं तो हुकूमत के इस अहम इक़दाम पर हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहूँगा कि ये काम तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए। सर ये तो आप है ना जो इस बिल की मुवाफ़क़त कर रहे हैं और इस बिल इन लोगों का खैर मकदम कर रहे हैं। सर मुसलमानों का जब एक बड़ा तबका इस बिल की मुखालफत पर खड़ा है तो सर आप उनको क्या जवाब देंगे? जो लोग ईमेल्स हज़ारों की तादाद में जिन लोगों ने ईमेल्स भेजे, आप इनको क्या जवाब देंगे? सर आपका ये सवाल बहुत अहम है। सर मैं आपको बता दूं कि ये ईमेल्स कहाँ से आते हैं। तो सुनिए सर कि मसाजिद के मिंबरों मेहराब से ऐलान कर के इसी तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने रज़ाकारों को इसी तरीके से 18 साल और 20 साल के बच्चों को ज़मीन पर यह कहकर उतारा था कि इस देश में अपने इस्लाम के लिए, अपनी इज़्ज़त व आबरू के लिए और अपने तशख़्ख़ुस की बका के लिए आखिरी जंग है, जबकि इससे मकसूद जमीयत उलमा का और इसी तरीके से देगर मिल्लत तंजीमों का वक्फ बोर्ड को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना नहीं होता था, बल्कि खुद ही अपनी हिफाजत करनी होती थी, क्योंकि एक बड़ी तादाद में इन्होंने वक्फ की ज़मीन पर अपनी ऑफिस वगैरह बना रखी है। तो सर मैं ये कह रहा था कि मुस्लिम तंजीमों के बच्चे माशरे में जाते थे तो कोई इनका मोबाइल लेकर ईमेल कर रहा है तो कोई उनका, जबकि मोबाइल वाले को ये भी पता नहीं होता था कि ईमेल कहते किसे। सर हमारी नुमाई बहनें जिन्हें चूल्हे पर रोटी पकाने के सिवा कुछ भी मालूम नहीं है, उनके भी मोबाइल से ईमेल कर रहे हैं। आप खुद ही तहकीक को तफ्तीश कर लीजिए, हकीकत आश्कारा हो जाएगी। सर ये उनका अपना मसला है, इसके लिए किसी को तैयार करें, किसी गैर मुस्लिम को तो नहीं खड़ा किया ना सर। किसी बूढ़े को खड़ा करें, किसी बच्चे को लाएं, किसी गैर मुस्लिम को तो नहीं लाएं। खैर छोड़िए सर, जनाब चेयरमैन साहब, अभी आपने उबैदुर्रहमान साहब को सुना, उन्होंने वक्फ बोर्ड की कई हकीकतें खोलकर पेश की। सर मैं आपके सामने एक रिपोर्ट पेश करता हूँ। सर 2009 में वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति थी तकरीबन 4 लाख एकड़, इस वक्त जो संपत्ति है वो तकरीबन 9 लाख एकड़ है। तो सर इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज इतनी तेज़ी से कैसे बढ़ सकती? सर इससे जो सवाल उठता है कि बल्कि कहा यह जा सकता है कि जहाँ जहाँ हाथ रख दिया और संपत्ति घोषित कर दी, और ये भी कहा जाता है कि रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा जो संपत्तियाँ वो वक्फ बोर्ड के पास है। सर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि उबैदुर्रहमान साहब ने कहा कि 18 साल के बच्चे ईमेल कर रहे हैं, तो 18 साल के बच्चे नहीं होते, वो नौजवान होते हैं। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि रोटी पकाने वाली औरतें भी ईमेल कर रही थी, तो सर आप आज़ाद देश में रह रहे हैं, हर किसी को बोलने का, हर किसी को वोट डालने का हक है, आप किसी से उसका हक नहीं छीन सकते। और तीसरी बात, जैसा कि आपने एक रिपोर्ट पेश की कि 2004 और 2009 में वक्फ के पास 4 लाख एकड़ ज़मीनें थी और अभी वक्फ के पास 9 लाख एकड़ ज़मीनें हैं, तो अगर अभी वक्फ के पास 9 लाख एकड़ ज़मीनें हैं तो आपको ऑब्जेक्शन करने का अधिकार नहीं है।
और रहा मसला कि वक्फ की ज़मीनों की बढ़ोतरी का, तो जिस तरीके से वाकिफ़ की तादाद बढ़ रही है तो वक्फ की ज़मीनें भी बढ़ रही हैं। और जो ये कहा जा रहा है कि रेलवे और डिफेंसी के बाद सबसे ज़्यादा जायदाद वक्फ के पास है, तो ये भी एक बेबुनियादी इल्ज़ाम है जिसकी गवाही सदर कमेटी की रिपोर्ट दे रही है। खैर सर, नाज़रीन इतनी बात तो साफ मालूम होगी कि मौजूदा सरकार जो बिल लेकर आई है इसमें मुसलमानों के खिलाफ बड़ी फंडिंग की गई है। खैर आज के लिए बस इतना है।